तानी अब रिक्शा को एक छोटी गली के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसके छोड़े हुए कदम और तेज होती हुई सांसें उसकी हालत के बारे में बता रही थी। रिक्शे की हालत और उस पर लदा भारी वजन इस अजीब सफर को कहीं भी रोक सकता था। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कहाँ तक भागूं? और अगर मुझे रोक लिया गया तो अर्जुन और कांस्टेबल का क्या होगा? तभी एक हेलीकॉप्टर की रोशनी सीधा तानी के ऊपर पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि तानी के कदम थोड़े ठिठक गए, लेकिन उसने अपने दिल को संभाला और रिक्शा को खींचते हुए उस छोटी गली के अंदर दौड़ गई। What the? हेलीकॉप्टर यहाँ? गली में एंटर करते ही तानी को लगा कि वो कुछ देर के लिए हेलीकॉप्टर की नजरों से बच गई है, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। हेलीकॉप्टर्स अब उस गली के आसपास मंडराने लगे। आखिर ये लोग हैं कौन? ये पुलिस नहीं लगते। इनके पास हेलीकॉप्टर्स और ट्रेन कमांडोज हैं। मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तानी अपनी घबराहट और थकावट के बीच एक पुराने तालाब के पास रुकी। तालाब के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जो अब खाली और उजड़ा हुआ लग रहा था। वो मंदिर और आसपास के घने पेड़ अब उसके लिए एक छुपने की जगह बन सकते थे। ये एक अच्छी जगह हो सकती है छुपने के लिए। शायद मुझे कुछ वक्त मिल जाए ये सोचने के लिए कि आगे करना क्या है। तानी ने जल्दी से रिक्शा को तालाब के पास एक बड़े पेड़ के नीचे छुपा दिया। उसने अर्जुन और कांस्टेबल को ध्यान से नीचे उतारा और उनकी हालत चेक करने लगी। कांस्टेबल की सांस चल रही थी, लेकिन वो अभी बेहोश था। अर्जुन की हालत और भी बुरी लग रही थी। तानी तालाब के पास थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके आसपास की शांति अब टूट चुकी थी। हेलीकॉप्टर के स्पॉटलाइट और कमांडोज के कदम उसके और करीब आने लगे थे। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। अगर इनके पास हेलीकॉप्टर और इतने लोग हैं तो इस अंधेरे में देखने के लिए सही इक्विपमेंट्स भी होंगे। इनके इरादे कुछ भी हो सकते हैं। मुझे लड़ना पड़ेगा या कम से कम इन लोगों को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ेगा। पर ये तीनों, अर्जुन, कांस्टेबल और रिक्शा वाला, इस हालत में कहीं सुरक्षित नहीं है। हेलीकॉप्टर्स के स्पॉटलाइट ने तालाब और उसके आसपास के एरिया को जगमग कर दिया। पहले एक, फिर दो और फिर पूरी टीम नीचे उतर गई। कमांडोज का टीम लीडर एक इंफ्रारेड स्कैनर के साथ रिक्शा की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तानी पहले ही फुर्ती से उस जगह से निकल गई थी। टारगेट लोकेटेड, मूव इन, सिक्योर द पैरामीटर। तानी पेड़ के पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसने एक और बार अपने आप से कहा कि वो यहां सरेंडर नहीं करेगी। उसने अपने हाथ से एक छोटी सी लाइट जगाई और सबसे आगे दौड़ रहे कमांडो का सबसे करीब आने का इंतजार करने लगी। एकदम से तानी ने अपने हाथों की शक्ति से एक तेज लाइट को पुश किया, जो एक कमांडो के ऊपर जा लगा। कमांडो पीछे गिर गया और बाकी सब अलर्ट हो गए। She is armed with some sort of energy. Neutralize her, but don't harm others. बाकी कमांडोज ने अपनी ट्रैंकुलाइजर गन्स निकाल लिए और तानी को टारगेट करने लगी। तानी उन सब से लड़ने लगी, कभी उनकी तरफ शक्ति की लकीर खींचती हुई और कभी उनके ट्रैंकुलाइजर डॉट से बचती हुई। तालाब के पास का मैदान बैटलफील्ड बन गया था। तानी ने दूर से तालाब के पानी में हलचल की और कुछ कमांडोज उसके पानी में उतर गए। अब भी कुछ कमांडोज उसे घेरे हुए थे और अब वो थकने लगी थी। उसका हर वार धीरे होने लगा था और तभी एक ट्रैंकुलाइजर डॉट उसके कंधे पर लग गया। उसने अपने अंदर का हर एक बचा एनर्जी पॉइंट एक्टिवेट किया, लेकिन उसका ध्यान रिक्शा पर था। अगर मैंने ज्यादा लड़ाई की तो ये लोग शायद रिक्शा को टारगेट करेंगे और इन तीनों की जान जा सकती है। मैं अपने वजूद की रक्षा करूंगी, लेकिन अर्जुन और बाकी लोग मेरी जिम्मेदारी है। तानी ने एक आखिरी बार अपने हाथ उठाए, लेकिन फिर अपनी शक्ति को पीछे खींच लिया। उसने अपने आप को कमांडो के टीम के सामने सरेंडर कर दिया। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इन लोगों को छोटी सी चोट भी नहीं लगनी चाहिए। कमांडोज ने तीनों बेहोश लोगों, अर्जुन, कांस्टेबल और शराबी रिक्शा वाले को रिक्शा से उठाया और हेलीकॉप्टर्स की तरफ ले जाने लगे। तानी को भी रेस्टोरेंट कर दिया गया था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। ये लोग मुझे क्यों ले जा रहे हैं? ये अगर सबको मारना चाहते तो रिक्शा पर कब का अटैक कर चुके होते। हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ते गए और आसपास शांति फिर से टूट गई। तानी, अर्जुन, कांस्टेबल
और रिक्शा वाले अब एक नए सफर की तरफ ले जाए जा रहे थे, एक आलीशान फार्म हाउस के अंदर। मैं ऐसी चीजें अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे इस पोर्टल का जाल जितना सुलझाओ उतना अपने अंदर खींच लेता है। हेलीकॉप्टर्स ने एक एक करके एक बड़े और शानदार फार्म हाउस के ओपन हेलीपैड पर लैंड किया। वो जगह खुद ही अपनी शान और मिस्ट्री का एहसास करवा रही थी। फार्म हाउस के आसपास काफी बड़े लॉन और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट था। एक तरफ आर्म्स गार्ड पेट्रोलिंग करते दिख रहे थे और दूसरी तरफ स्टाफ के लोग एक्टिव थे। लाइट्स के रिफ्लेक्शन में वो जगह किसी सीक्रेट मिशन के बेस से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स रुके, कमांडोज ने रिक्शा वाले को एक अलग स्ट्रेचर पर उठाकर फार्म हाउस के अंदर ले जाना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ तानी, अर्जुन और कांस्टेबल को फार्म हाउस के लॉन्च में ही रुकवाया गया। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे और अर्जुन को यहाँ बाहर क्यों रखा गया? और ये शराबी रिक्शा वाला, इससे अंदर इतना रॉयल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? रिक्शा वाले के लिए एक अलग मेडिकल टीम तैयार थी। उसके आसपास व्हाइट लैब कोट्स पहने लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे वो कोई खास शख्स हो। एक नर्स उसकी नसों को चेक करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रिकॉर्ड कर रही थी। दूसरी तरफ तानी को एक कमांडो टीम ने घेर रखा था, जो अब तक उसे एक कैदी की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ चुपचाप रहो और कुछ भी गड़बड़ मत करना। तुम लोग हमें यहाँ क्यों ला रहे हो? और ये शराबी आदमी वो कौन है? उसके साथ ये ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है? जब इलाज कर ही रहे हो तो इन दोनों को भी देखो। वो रहस्यमयी औरत चीनी का चक्कर काट रही आत्मा को एक ऑर्डर देती है। रुक जा, मेरे आदेश को मानकर अपना सफर आसान बना ले। औरत जैसे अपने हाथों से उस आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तुम बहरूपिये के हिसाब से अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, काफी जेन्युइन लग रही हो। समझ नहीं आता तुम पर भरोसा कैसे किया जाए। मैं साहिला हूँ, एक अघोरन। मैं इस रूह को अपनी साधना के लिए इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन अब इसे मुक्ति चाहिए। अगर तुम यहाँ ना आई होती तो ये आत्मा मेरे कलेक्शन का हिस्सा होती। चीनी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये अघोरी लोग मेरा पीछा कब छोड़ेंगे? अगर तुम इतनी समझदार हो तो बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें पहले इस रूह का समाधान करना होगा। मैं अपनी अघोर साधना में इस्तेमाल होने वाली खोपड़ी का बलिदान करूंगी, पर ये तभी काम करेगा जब तुम इस रूह की प्यास को समझोगी। साहिला ने अपनी अघोरी खोपड़ी निकाली और चिता के पास रख दी। उसका चेहरा एक अजीब सा तजुर्बा दिखा रहा था, जैसे कि उसने कई जन्मों की कहानियां देखी हो। कालिके महाशमशान वासिनी स्वाहा। ओम कालिके महाशमशान वासिनी स्वाहा। साहिला के मंत्र उच्चारण से रूह की घूमती हुई आत्मा शांत होने लगी। धीरे धीरे वो एक सफेद धुंध में बदल गई और चिता के अंदर समा गई। चीनी ये सब देखकर हैरान थी। तुमने अपनी खोपड़ी का बलिदान कर दिया? तुम जानती हो ये तुम्हारी अघोर साधना के लिए कितनी जरूरी थी? मुझे पता था, पर मुझे ये भी पता था कि तुम्हारी प्यास और तुम्हारा सफर अभी अधूरा है। जब सामने कर्ण पिशाचिनी खड़ी हो तो उसका साथ पाने के लिए ऐसी 1000 खोपड़ियां कुर्बान हैं। चीनी अब तक साहिला की बातों से काफी प्रभावित हो चुकी थी। मुझे बताओ, मुझे अपनी शक्तियां कैसे वापस मिलेंगी? तुमने बिल्कुल सही सोचा था। तुम्हें इस डायमेंशन की कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न करना होगा, पर यह आसान नहीं है। इसके लिए 3 इंसानों का बलिदान चाहिए। और वो इंसान कहाँ मिलेंगे? एक कर्ण पिशाचिनी होकर भी ये सवाल मुझसे कर रही हो? एक का इंतजाम तो हो भी जाए, मगर 3 इंसान लाना तो मुश्किल है। 3 नहीं, सिर्फ एक ही इंसान चाहिए। 2 का तो इंतजाम हो गया है। अरे इतनी जल्दी 2 लोग कहाँ से ले आए?
लगता है मैंने तुम्हारे अंदर की कर्ण पिशाचनी की ईगो को हर्ट कर दिया। नहीं, मैं भूल गई थी। मेरी एक जादुई किताब ने एक माँ और बेटी को यहाँ ट्रैप कर रखा है। बाकी बचे इंसानों को बलिदान के लिए लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी मदद का शुक्रिया साहिला। अब तुम्हारा नाम मेरी कहानी का हिस्सा होगा। मैं तुम्हें अपार शक्ति दूंगी। याद रखना चीनी, यहाँ हर चीज की कीमत होती है। तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है।